मेरा नाम नैना शर्मा है। मैं 68 साल की हूँ और लगभग 50 साल तक मैं एक पत्नी, एक माँ और अनंतपुर ऑर्चर्ड्स की खामोश रीढ़ रही। उत्तराखंड की पहाड़ियों में फैला एक छोटा सा जैविक सेब का बाग। गठिया से अकड़ी मेरी उंगलियां आज भी याद रखती हैं कि कैसे आटे को खमीर उठी रोटी में बदला जाता है और कैसे मैं हर सुबह सूरज निकलते ही मोहन अपने पति के साथ पेड़ों की छंटाई करती थी। 3 हफ्ते पहले मैंने उसे मिट्टी में सुला दिया। मोहन और मेरी शादी 1983 में हुई थी। ये बाग, ये घर, ये परिवार, सब कुछ हमने मिलकर खड़ा किया था। और फिर भी उसके 13वीं के अगले ही दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने वो नहीं बनाया था जो मैं समझती रही थी, या फिर ये मेरे बच्चों को थामे रखने के लिए काफी नहीं था। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं, या फिर भविष्य में ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। मोहन की मौत पैंक्रियास के कैंसर से हुई। 14 महीनों तक मैंने एक जमीन से जुड़े मजबूत आदमी को धीरे धीरे टूटते देखा। उसकी ताकत हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती गई। वो नहीं चाहता था कि बच्चे जाने। उन्हें थोड़ी देर और अपनी जिंदगी जीने दो, उसने एक रात मुझसे कहा था, दर्द निवारक दवाओं से भरी आवाज में, बिना इस साये के। और क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, मैंने हामी भर दी। लेकिन सच ये था कि मैं पहले से जानती थी। हमारे बच्चे रोहन और काव्या बीमारी से बहुत पहले ही हमसे दूर हो चुके थे। रोहन, बड़ा बेटा, गुरुग्राम की कॉरपोरेट दुनिया में तेजी से आगे बढ़ चुका था। पिछले 10 सालों में वो मुश्किल से 2-4 वीकेंड ही घर आया था। काव्या दूसरी ओर एक स्टार्टअप से दूसरे स्टार्टअप में भटकती रही। हर बार मोहन की बचत से निवेश और हर बार बस एक आखिरी मदद की जरूरत। मैंने सोचा था कि शोक उन्हें वापस ले आएगा, कि वे बाग, फार्म हाउस की मेज, उस प्यार को याद करेंगे जिसने इस घर को खड़ा किया था। लेकिन जब वे अंतिम संस्कार के लिए आए तो मुझे पिता को खोते बच्चे नहीं दिखे। मुझे जायदाद का हिसाब लगाते पेशेवर लोग दिखे। 13वीं की रात मैं रसोई में अकेली बैठी थी, हमारी पुरानी शीशम की डाइनिंग टेबल को देखते हुए। मैंने उनसे कहा कि अगली सुबह हम मोहन की चीजें मिलकर देख लेंगे। ये एक छोटा सा इशारा था, एक माँ की तरफ से यादों के लिए जगह बनाने की कोशिश। लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। अगली सुबह धूप उन सूती पर्दों से छन कर आई जिन्हें मोहन और मैंने 30 साल पहले हल्द्वानी के बाजार से साथ खरीदा था। मैंने चाय बनाई, वही हल्की अदरक वाली चाय जो मोहन को पसंद थी, न कि वो महंगी कॉफी जो रोहन दिल्ली से लाया था, और रसोई की मेज पर बैठकर इंतजार किया। वे नीचे आए, पूरी तरह सजे धजे। रोहन ब्लेजर में था, उसने उतारने की जहमत तक नहीं उठाई। काव्या सिल्क की कुर्ती में, बाल बिल्कुल सलीके से सेट। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बोर्ड मीटिंग में जा रहे हों, ना कि अपने पिता को याद करने बैठे हों। माँ, रोहन ने शुरू किया, अपनी कॉफी मग रखते हुए, वही सटीक ठंडा अंदाज जो मैंने उसके पिता में कभी नहीं देखा था। हम आपस में बात कर रहे थे। काव्या ने उसकी ओर देखा, फिर मेरी तरफ। हमें लगता है अब चीजें सेटल करने का समय आ गया है। जमीन, बाग, घर। मैंने पलक झपकी। सेटल? ये प्रैक्टिकल है, रोहन बोला। आप अकेले इतना बड़ा बाग और फार्म हाउस नहीं संभाल सकती। आपकी उम्र में ये सब ज्यादा हो जाता है। मेरी उम्र? वो शब्द कमरे में भारी होकर गिर पड़ा। मैंने बर्फीली बारिश और तेज धूप में मोहन के साथ पेड़ों की छटाई की थी। जब मजदूर रखने के पैसे नहीं थे तब हिसाब किताब संभाला था, मेलों के लिए पाए बनाई थी, ट्रैक्टर चलाया था, अनाथालय तक सेब की पेटियां पहुंचाई थी। हम चाहते हैं कि आप आराम से रहें, काव्या ने कहा। उसकी आवाज किसी सेल्स प्रेजेंटेशन जैसी मीठी थी। यहां से 2.5 घंटे दूर एक रिटायरमेंट कम्युनिटी है, सुखधाम रेजिडेंसी। आपकी उम्र के लोग, एक्टिविटीज। मैं नाश्ते की प्लेटें उठाने खड़ी हुई, सिर्फ इसलिए कि मेरे कांपते हाथ न दिखें। तभी रोहन ने एक फोल्डर निकाला। पापा ने पिछले साल मुझसे इस बारे में बात की थी, उसने कागज मेरी ओर सरकाते हुए कहा।
वे चाहते थे कि मैं और नेहा इसे संभालें। मैंने कागज देखा। वो रोहन की कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंट था। मोहन का साइन, बहुत साफ, बहुत सधा हुआ। महीनों से उसने इतना साफ लिखा ही नहीं था। दवाओं के बाद तो बिल्कुल नहीं। ये हमारे फैमिली वकील का नहीं है, मैंने कहा। वे पूरी तरह होश में थे। रोहन अड़ा रहा। यही उनकी इच्छा थी। काव्या जल्दी से बोली, एक डेवलपर भी इंटरेस्टेड है। 7 करोड़ में जमीन, सब सेट हो जाएगा। आपकी भी केयर होगी। डेवलपर? वे बाग बेचना चाहते थे, उसे समतल करना, एक पूरी जिंदगी की मेहनत, प्राकृतिक खेती और सेवा को सीमेंट और कॉलोनियों में बदल देना। तुम अपने पिता की जिंदगी का काम बेचने की बात कर रहे हो, मैंने धीमे से कहा। माँ, रियलिस्टिक बनिए, ये बाग हमेशा नहीं चल सकता। मेरे अंदर कुछ जागा, एक धीमी जलती हुई आग, वैसी ही जैसी तब जगी थी जब मैंने मुर्गी खाने में घुसते सियार को भगाया था। मैंने दोनों को देखा, अपने बच्चों को, और शांत आवाज में कहा, मुझे वसीयत दिखाओ। रोहन हिचकिचाया, फिर वही कागज दोबारा आगे बढ़ा दिया। मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूं, मैंने कहा, कल बात करेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर मैं जान चुकी थी, कोई कल नहीं होने वाला था। वे शोक नहीं मना रहे थे, वे एक योजना लागू कर रहे थे। उस रात मैं सोई नहीं। मैं उसी बिस्तर पर लेटी रही जिसमें मोहन और मैंने दशकों बिताए थे। फार्म हाउस की दीवारों की चर्राहट, बाहर सेब के पेड़ों से टकराती हवा, हर आवाज जानी पहचानी थी। अजनबी थी तो सिर्फ मेरे बच्चों के दिलों की खामोशी। सुबह घर में कॉफी की तीखी गंध फैल गई। गर्म, सुकून देने वाली नहीं, बल्कि कड़वी, इम्पोर्टेड, रोहन की कॉफी। मैं धीरे धीरे नीचे आई। जोड़ों का दर्द उम्र से ज्यादा धोखे का था। वे पहले से तैयार थे, कोट पहने, सूटकेस पैक। वो सूटकेस मेरा नहीं था। हमने आपके लिए जरूरी सामान रख दिया है, काव्या ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। सोचा आज आपको सुखधाम दिखा लाते हैं, बस देखने के लिए। मैं किसी रिटायरमेंट कम्युनिटी नहीं जा रही, मैंने अपने लिए चाय डालते हुए कहा। रोहन ने घड़ी देखी। माँ, समझदारी दिखाइए, पेपर वर्क हो चुका है, अगले हफ्ते डील क्लोज हो रही है, आप यहां नहीं रह सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहां बिताई है, ये मेरा घर है, ये हम सबका है, रोहन ने सपाट आवाज में कहा। पापा ने बिजनेस हमें दे दिया है, अब आपको छोड़ देना चाहिए। मैंने उसे देखा और पहली बार मुझे वो बच्चा नहीं लगा जो कभी मोहन के पीछे पीछे बाग में घूमता था, मधुमक्खियों और पाले के बारे में पूछता हुआ। वो एक अजनबी था, एक आदमी जो मुझे सिर्फ एक समस्या समझ रहा था। मुझे मेरी दवाइयां चाहिए और कुछ पुरानी पारिवारिक तस्वीरें भी। काव्या ने राहत की सांस ली। जो भी पर्सनल चीजें चाहिए ले लीजिए, बाकी हम भिजवा देंगे। ऊपर जाकर मैं रोई नहीं। मैंने अपनी दवाइयां ली, और वो भी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। दवाई कैबिनेट के पीछे 80 के दशक में लगाया गया एक छुपा पैनल था, जब मोहन को चोरी का डर रहता था। वहां से मैंने अपना पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र निकाला। अलमारी में उसकी पुरानी फ्लैनल शर्ट्स के पीछे एक छोटा सा फायर प्रूफ बॉक्स रखा था, भारी। उसमें भावनाओं से ज्यादा ताकत थी। एक जमीन का मूल रजिस्ट्रेशन, 20 एकड़ जमीन मेरी शादी से पहले मेरे नाम पर खरीदी हुई, पानी के अधिकारों के साथ। वही जमीन जो किसी भी भविष्य के विकास के लिए जरूरी थी। नीचे लौटी तो मेरा पर्स भारी था, लेकिन दिल हल्का। रेडी? रोहन ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, काव्या को मेरा हाथ थामने देते हुए। मैंने उन्हें यही समझने दिया कि मैं हार चुकी हूं। हम उन खेतों के पास से गुजरे जहां नई कोपलें निकल रही थीं, उस सरकारी स्कूल के पास से जहां मैं वॉलंटियर करती थी, उस लाइब्रेरी के पास से जहां मैं बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन हाईवे की बजाय रोहन एक सुनसान ग्रामीण सड़क पर मुड़ गया। 20 मिनट बाद उसने एक खाली मैदान के पास गाड़ी रोकी। यहीं उतर जाइए मां, उसने ऐसे कहा जैसे किसी बस स्टॉप की घोषणा कर रहा हो। घर और बिजनेस अब हमारे हैं। काव्या की मुस्कान डगमगाई। रोहन, क्या वो वसीयत को चैलेंज करेगी, ड्रामा बनाएगी? ये ज्यादा साफ तरीका है। कपड़े हैं, दवाइयां हैं, 5 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। उसने मेरा दरवाजा खोला और बस यूं ही वे मुझे सड़क किनारे छोड़ गए, पूरी तरह अकेली, या कम से कम उन्हें यही लगा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर चली गई। मैं वहीं खड़ी रही। हवा कोट को खींच रही थी, हाथ में वो छोटा सा सूटकेस। मैं डरी नहीं थी, मैं टूटी नहीं थी, मैं आजाद थी। मैंने चलना शुरू किया, उस पेट्रोल पंप की तरफ नहीं, बल्कि कस्बे की ओर, अपने अगले कदम की ओर। मेरी सैंडल कच्ची सड़क के लिए नहीं बनी थी,
वसंत की धूप गर्दन पर चढ़ रही थी, लेकिन हर कदम के साथ मेरा इरादा मजबूत होता गया। मेरे पर्स में सब कुछ था, पहचान पत्र, पासपोर्ट, दवाइयाँ और सबसे ज़रूरी 20 एकड़ ज़मीन के असली कागजात। वो ज़मीन जिसके बारे में रोहन और काव्या को कोई अंदाज़ा नहीं था। वही ज़मीन जिसे मैंने शादी से पहले खरीदा था, बस एहतियात के तौर पर। मोहन उसे हमारा जस्ट इन केस सेफ्टी नेट कहता था। आज वही मेरी लाइफ वाइन थी। वे 20 एकड़ सिर्फ ज़मीन नहीं थे, वहां पूरे इलाके का इकलौता प्राकृतिक जल स्रोत था। बिना पानी न सिंचाई, बिना सिंचाई न बाग न विकास। मेरे बच्चों ने सोचा था कि उन्होंने मुझे घेर लिया था, लेकिन उन्हें मिट्टी की समझ नहीं थी। उन्हें विरासत का वजन नहीं पता था। मुझे पता था। करीब 2 घंटे चलने के बाद मेरे पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन मैं आनंदपुर की सीमा तक पहुंच गई और सामने था शर्मा गैस एंड जनरल स्टोर। पुराना, छोटा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमेशा था, जहां लोग आज भी नाम से बुलाते हैं और उधार आज भी चलता है। मैं बाहर बेंच पर बैठी गाड़ियों को आते जाते देखती हुई। मैं कुछ खास नहीं लग रही थी, बस एक थकी हारी बूढ़ी औरत एक सूटकेस के साथ। लेकिन मेरे पास उनसे कहीं ज्यादा ताकत थी। सच। रमेश शर्मा काउंटर के पीछे से बाहर आया, गमछे से हाथ पोंछता हुआ। 30 साल से ज्यादा से मुझे जानता था। नैना जी, सब ठीक है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। बस थोड़ा आराम कर रही हूं रमेश, दिन काफी लंबा रहा। रमेश ने मेरे पास रखे सूटकेस की तरफ देखा, फिर चिंता से मेरी ओर। मोहन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छे। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, अगर आपको फोन इस्तेमाल करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे अंदर ले गया, बिस्किट, डिब्बा बंद फल और सस्ते नाश्ते के सीरियल्स की शेल्फ्स के पास से होते हुए पीछे बने छोटे से ऑफिस तक। मैंने बिना ज्यादा सोचे नंबर मिलाया। हमारे फैमिली वकील हरीश मेहता। नैना जी, पहली ही रिंग पर उसने हैरानी से फोन उठा लिया। मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा आप वसीयत की रीडिंग में आएंगी। मेरी उंगलियां रिसीवर पर कस गईं। कौन सी रीडिंग? एक पल की चुप्पी। रोहन ने एक वसीयत पेश की। उसने धीमे लेकिन साफ कहा। मुझे शक था वो उस फाइल से मेल नहीं खाती जिसे आपके पति और मैंने पिछले साल अपडेट किया था। मुझे आपकी मदद चाहिए और आपकी गोपनीयता भी। दोनों आपके हैं, उसने तुरंत कहा। मेरे ऑफिस में आइए 1 घंटे में। मैंने फोन रख दिया और रमेश की तरफ देखा। क्या आपके पास प्रीपेड फोन मिलते हैं? उसने सिर हिलाया। एक चाहिए? हाँ, और पानी की 1 बोतल भी। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। नैना जी, अगर और कुछ चाहिए तो बस बोल दीजिए। उसकी मेहरबानी ने मुझे लगभग तोड़ ही दिया, लेकिन मैंने मोहन को दफनाते वक्त भी आंसू नहीं बहाए थे और अब भी नहीं बहाऊंगी। मुझे काम करना था और काम अभी खत्म नहीं हुआ था। हरीश मेहता का ऑफिस मेन रोड पर एक पुराने से अंग्रेजी जमाने के घर की दूसरी मंजिल पर था, ठीक कस्बे की लाइब्रेरी के सामने। 30 साल से ज्यादा से वही हमारा वकील था। हरीश उन लोगों में से था जो आज भी बिना झिझक स्वेटर वेस्ट पहनते थे और हाथ मिलाने में यकीन रखते थे। उसकी सेक्रेटरी सविता मुझे देखकर हल्की सी घबरा गई। नैना जी, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। पानी या चाय लेंगी? नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूं। खुद हरीश ऑफिस के दरवाजे पर मिला। मोहन की आखिरी मुलाकात के बाद से वो ज्यादा नहीं बदला था, थोड़ा और झुका हुआ शायद, लेकिन आंखें अब भी तेज और चौकन्नी थीं। नैना जी, उसने कहा और मुझे डेस्क की बजाय खिड़की के पास रखी चमड़े की कुर्सियों की ओर ले गया। वो मेरे सामने बैठा, चेहरा गंभीर। सब कुछ बताइए। और मैंने बताया। 13वीं, नकली कागज, रसोई में हुई बोर्डरूम जैसी बातचीत, गाड़ी की सवारी, सड़क किनारे छोड़ा जाना, हर छोटी बड़ी बात। वो बीच में नहीं बोला, बस सुनता रहा। हर मिनट के साथ उसका चेहरा और सख्त होता गया। जब मैं खत्म हुई, मैंने पर्स से वो फायर प्रूफ बॉक्स निकाला।
उसमें से 20 एकड़ जमीन का असली दस्तावेज निकाला, वही जमीन जिसे मोहन और मैंने सालों पहले चुपचाप अलग रखा था, मेरे नाम पर। हरीश ने कागज को एक अजीब सी श्रद्धा के साथ देखा। ये सोना है नैना जी, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये दबाव है, उसने कहा। पानी के अधिकार और जोनिंग के बिना डेवलपर एक ईंट भी नहीं रख सकता। मुझे पता है, मैंने कहा। वो पीछे झुका, दस्तावेज के किनारे पर उंगली थपथपाते हुए। जो वसीयत उन्होंने दी है वो जालसाजी है। साइन बहुत साफ है, हॉस्पिस के मरीज के लिए लगभग असंभव। मुझे पहले ही शक था, ये मोहन का नहीं है। हम इसे चुनौती देंगे, उसने कहा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। तब तक उसने दस्तावेज उठाते हुए कहा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस जमीन पर आपका कानूनी मालिकाना हक है। आपकी सहमति के बिना वे बिक्री आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं अपना घर वापस चाहती हूं, मैंने धीरे से कहा, और मैं चाहती हूं कि वे समझें कि उन्होंने क्या किया है। हरीश ने सिर हिलाया। तो हम उन्हें समझाएंगे। सबसे पहले मैं डेवलपर को एक नोटिस भेजूंगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी वैसी नहीं है जैसी उन्हें बताई गई थी। क्या वे पीछे हटेंगे? मैंने पूछा। अगर समझदार होंगे तो हाँ, हरीश बोला। डेवलपर्स मुकदमों से और अधूरे जमीन के अधिकारों से नफरत करते हैं। वो अचानक खड़ा हो गया, पूरी तरह सक्रिय। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जज को जानता हूं। हम अर्जेंट मोशन डालेंगे, बिक्री को फ्रीज कराने के लिए। मैंने खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर एक युवा जोड़ा हाथ में हाथ डाले चल रहा था, इस छोटे से ऑफिस में उठ रहे तूफान से बेखबर। मैं बदला नहीं चाहती हरीश, मैंने कहा, शायद उससे ज्यादा खुद से। मुझे सच और शांति चाहिए। दोनों मिलेंगे, हरीश ने कहा, अभी से। अगले दिन दोपहर तक हरीश ने अनंतपुर ऑर्चर्ड से जुड़ी किसी भी मालिकाना ट्रांसफर पर रोक लगाने का इमरजेंसी ऑर्डर फाइल कर दिया। एक कुरियर ने वो नोटिस उस डेवलपमेंट फर्म तक पहुंचा दिया जिससे रोहन और काव्या बात कर रहे थे। कुछ ही घंटों में डील सस्पेंड हो गई। अचानक सामने आए कानूनी झमेलों और इस सच्चाई की पूरे इलाके का एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत किसी और के नाम पर था, वो भी बिना बताए। डेवलपर पीछे हटने लगा। उनके वकील बार बार हरीश से संपर्क करने लगे। मैंने उन्हें सच बताया, हरीश ने कहा जब हम ऑफिस में कागज देख रहे थे। जमीन अधूरी है, पानी के अधिकार ट्रांसफर नहीं हो सकते, और सबसे जरूरी, आपके बच्चों के पास वो अधिकार नहीं है जिनका वे दावा कर रहे थे। उसी शाम काव्या का मैसेज आया, सड़क पर छोड़े जाने के बाद पहली बार। माँ, प्लीज कॉल करो, बात करनी है। रोहन बहुत घबराया हुआ है। हमें उस दूसरी जमीन के बारे में नहीं पता था। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। मैंने प्रीपेड फोन की स्क्रीन को देखा। न कोई माफी, न ये स्वीकार करना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, बस डर, क्योंकि पैसा हाथ से फिसल रहा था। मैंने जवाब नहीं दिया। बाद में उसी रात रोहन ने सीधे हरीश को फोन किया, सवाल करते हुए, कंट्रोल वापस लेने की कोशिश में। हरीश ने शांति से कहा कि अब सारी बातचीत कानूनी रास्ते से होगी। उन्हें समझ आ रहा है, हरीश ने कहा, कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें लगा था मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने कहा, लेकिन मेरे पास वो सब था जिसकी कीमत वे भूल गए थे। उसने मुझे एक शांत गर्व से देखा। आप इसे बड़े सलीके से संभाल रही हैं नैना जी। बहुत से लोग तो सीधे युद्ध पर उतर आते। मेरे अंदर दयालुता बहुत सालों से रही है, मैंने कहा। अब कड़वाहट पालने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं चुप भी नहीं रहूंगी। बाहर आनंदपुर कस्बा अपनी रफ्तार से चलता रहा। बच्चे साइकिल चला रहे थे, कहीं दूर कुत्ता भौंक रहा था, कोई घास काट रहा था। जिंदगी यहां अब भी सरल थी, ईमानदार थी, और मैं इसे वैसा ही बनाए रखना चाहती थी। जमीन नहीं बिकेगी, न अभी, न इस तरह। मोहन ने जो बाग बनाया था, उसकी विरासत कोई सौदा नहीं थी, वो घर था, और मैं उसकी रक्षा अभी खत्म नहीं कर चुकी थी। आने वाले हफ्तों में मैं पुराने फार्म हाउस में वापस नहीं गई। मैंने मेन रोड पर बेकरी के ऊपर एक सादा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। छोटी सी बालकनी, एक रॉकिंग चेयर और कुछ गमले रखने लायक। सुबह सुबह वहां दालचीनी और ताज़ी ब्रेड की खुशबू आती थी। वो मोहन और मेरा बनाया घर नहीं था,
लेकिन वो मेरा था और यही मायने रखता था। मैंने फिर से सिखाना शुरू किया। बुधवार की शाम को कम्युनिटी सेंटर में क्विल्टिंग, लाइब्रेरी में वीकेंड वर्कशॉप्स भी शुरू की, ऑर्गेनिक खेती और टिकाऊ फलों के बारे में। किशोर आए, रिटायर्ड लोग आए, युवा कपल्स आए जो अपना फार्म शुरू करना चाहते थे। लोग सुनते थे, इसलिए नहीं कि मैं ऊंची आवाज में बोलती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे हाथों में इतिहास था, जिस जमीन की हमने दशकों तक रक्षा की थी। मैंने पानी के अधिकार आनंदपुर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव के ट्रस्ट को दान कर दिए, एक स्थानीय पहल जो नए किसानों को सपोर्ट करती थी। वे जमीन नहीं बेचेंगे, वे पेड़ों की देखभाल करेंगे, वैसे ही जैसे मोहन करता था। यही भविष्य मैं चाहती थी। रोहन और काव्या दूरी बनाए रखे। मैंने सुना कि डेवलपर पूरी तरह पीछे हट गया। नकली वसीयत औपचारिक रूप से चुनौती दी गई और फ्रीज हो गई। उनकी साख को उनके शहरों में झटका लगा, लेकिन मैंने जश्न नहीं मनाया। बदले को सच्चा होने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। मैंने शांति चुनी, लेकिन सच की कीमत पर नहीं। बाग वैसा ही रहा, हर बसंत में खिलता हुआ, और जब भी मैं अपनी सैर के दौरान उसके पास से गुजरती, मैं कड़वाहट से नहीं बल्कि उस शांत ताकत से मुस्कुराती जो अपनी जमीन ही नहीं, अपनी आवाज भी वापस पा चुकी थी। उन्होंने मुझे कम आंका था, लेकिन अब मुझे याद आ गया था मैं कौन हूं। मैं अक्सर उस कच्ची सड़क वाले पल को याद करती हूं, एक सूटकेस के साथ अकेले खड़ी, अपने ही बच्चों को बिना पलटे गाड़ी चलाते हुए देखते हुए। उसे मुझे तोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं तोड़ा, क्योंकि उसी खामोशी में मैंने वो सच सुना जिसे मैं सालों से नजरअंदाज कर रही थी। प्यार का मतलब बिना सवाल वफादारी नहीं होता, और माँ होना धोखा सहना नहीं सिखाता, सिर्फ इसलिए कि धोखा देने वालों को आपने पाला है। रोहन और काव्या को लगा कि वे मुझे मिटा सकते हैं, कि मैं बूढ़ी हूं, दुखी हूं, अकेली हूं और लड़ नहीं पाऊंगी। वे भूल गए थे, पत्नी बनने से पहले, मां बनने से पहले, विधवा बनने से पहले मैं नैना शर्मा थी, एक औरत जिसने अपने हाथों, दिल और दिमाग से कुछ बनाया था। मुझे कभी मजबूत होने के लिए चीखने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसे वे मेरी कमजोरी समझते थे, मेरी खामोशी, मेरा भरोसा, मेरा प्यार, वही असल ताकत थी जिसने मुझे बचाया। अगर आप ये सुन रहे हैं और कभी आपको नजरअंदाज किया गया है, कम आंका गया है या अपनी ही जिंदगी में फुटनोट बना दिया गया है, तो ये याद रखिए, आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितनी जोर से लड़ते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप जानते हैं कि आप किस बात पर खड़े हैं। और जब आप अपनी जमीन पर डटे रहते हैं, तो आपकी खामोशी भी किसी भी धोखे से ज्यादा गूंजती है। मेरा बाग आज भी खड़ा है, मेरे नाम आज भी दस्तावेज हैं, और मेरी जिंदगी एक बार फिर मेरी है। तो हर उस इंसान से जिसे कभी कहा गया यहीं उतर जाओ, मैं कहती हूं, चलना पड़े तो चलो, लेकिन अपनी कीमत पीछे मत छोड़ना। मकसद के साथ चलो, खामोश ताकत के साथ चलो, और जब तैयार हो जाओ अपनी कहानी सुनाओ, शायद वो किसी और की जिंदगी बचा ले। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर छोड़ें। और अगर आपको कभी कम आंका गया हो तो हमें बताइए। आपकी कहानी मायने रखती है।